लंबे बाल वाली सास। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले। देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जो सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा। लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने? 2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना, अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना, थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी, एक ड्रेस लेना है, चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ, वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक, क्या है ये? जावेद हबीब। अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ चलते ना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लूं। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से? सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना, वो क्या है ना, थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे। और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना, चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू। देख, हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है।
सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है। लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीवी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे, माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं, वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है। और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी। कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ, क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि वो लोग 1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना, कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं। लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए। अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा? लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जा जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है, जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी दे ना, तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं। ये मेहमान, हे भगवान, सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना। वैसे सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में?
अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर। कितनी थक गई हो तुम भी ना। सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही है भाभी? गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह, अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार, कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग, रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊं आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे। तुम्हारी चाची यहीं रहती है तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है। हाँ लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है।
सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा, दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिकी ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिक्की रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। यह एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले। लुटेरी बीवी। नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाहता है, पर नीता को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं होता। इन्हीं सब उलझनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं। शादी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ मैं भी देख दिया ए परिवार खुश किवें रहंदा है। अपने गुस्से के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन सास नीता के पास आती है। बहू, की गल तुसी किवें नाल या किसी गल से नाराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं ठीक हाँ। ऐसा बोल नीता वहां से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है। शादी के अगले दिन से ही मैं सब दे नाल किन्ना औखा बिहेव किता, फिर भी आप मेरे तो इन्ने प्यार नाल गल किवें कर सकदी आ। मानू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती है कि एक ना एक दिन तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाऊगा। यह कदे नहीं हो सकता। इससे पहले राघव कुछ बोलता, नीता का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर राघव वहां से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है। जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो, वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है। उसकी ऐसी काया पलट देख राघव और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। बहू, तबियत शबियत ता ठीक सी? तबियत छड्डो मां, मैनू लगदा इसदा दिमाग हिल गया। ए तुसी दोनों की गल करी जांदे हो? मैं ठीक आ ते मेरा दिमाग भी। बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच कितना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी। नीता की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में आ जाती है। उसी के साथ सास और राघव भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं। नीता, मेरा लैपटॉप किथे आ? बहू, मेरी दवाइयां। अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्न बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है। ऐ हुई ना गल, हुन आएगा जिंदगी विच स्वाद। तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पति के सोते ही सारे गहने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। रवि, मैं आ गई, अब सानू कोई अलग नहीं कर सकता। ते वेख, मैं सारी ज्वेलरी ते कैश भी साथ ले आई। नीता की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं, जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवि उसके लाए पैसों पर ऐश करता रहता है। मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके ससुराल छड़ाई, और एक तू आ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा। ओ महारानी, अपने काम तो काम रख, मेरे ते जुबान लड़ान दी जरूरत नहीं, वरना इस घर तो बाहर कर देना है। ऐ मेरा घरा तेरा ससुराल नहीं, जीवे मन किया रहली, इथे रहन लाई, हाथ चला जुबान नहीं। रवि की बातें सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही टूट जाता है। एक तेरे करके मैंने अपने मां पियो नाल उस भले चंगे ससुराल नु भी धोखा दिता ते तू छड्ड परे, मेरी ही गलती आ जे आखा उत्थे तेरे प्यार दा पर्दा डाल उस दिन फोन ते तेरी गल्ला विच आ गई। जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उथे ही बैठी होनी सी। ए भाषण उन्ना दियो जिससे इसका फर्क पड़े।
मेरे कॉल नौटंकी नहीं। रवि वहां से चला जाता है और नीता रोती पछताती वहीं बैठ जाती है। हाय रब्बा, ए मैं की कर दिता, उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती। एक ता घर छोड़ा, नाल चोरी भी की, कोई मेहणु माफ नहीं करूंगा। घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवि का घर छोड़ नहीं सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन्हीं के साथ हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब रवि पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मारपीट भी शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिसे वहां देख राघव गुस्से से लाल हो जाता है। हूं थे की लेना या हमारी जिंदगी के साथ घर ता तू पहले ही बर्बाद कर गई सी। जान दिया, मेरी गलती माफी लायक नहीं। मैं कमली सी उस ढोंगी नु सच्चा प्यार दे, इस सच्चे प्यार नु बोझ समझती बैठी। मैनू माफ कर दो। जे मेरी नूर रानी समझ गई या कि उस तो गलती हुई या, फिर किस बात का रूसना मनाना। केड़ी नूर रानी? रानी बोलन जोगा इसने केड़े झंडे गाड़ दिए? मां याद कर, तेरे घर विच चोरी कर बहू ते पत्नी सब रिश्ते तोड़ भाग गई सी। और फिर की मानता रहिया, गलती हो गई सी। एक गलती ता रब भी माफ कर देता, ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ। माफ कर दे, मैं बोल रही आ, ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी। इसदा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले। ठीक आ, जिवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल दे मेरे कोलो कोई उम्मीद ना रखे। तुसी जीवे कहोगे। अब सास हर रोज राघव को मनाने की कोई ना कोई नई तिकड़म बताकर नीता को उसके पास भेजती रहती है, जिससे कुछ समय बाद नीता का पछतावा और कोशिशें देखकर राघव भी उसे माफ कर देता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।